नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकिया। जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं उसको एक उदाहरण के तौर पर समझिए। आपके मकान के अंदर आपने मेहमानों को बुलाया और मेहमान हमेशा के लिए रह गए, तो भी हो सकता है आपकी जिम्मेदारी, भाई आपने बुलाया। लेकिन अगर किराए के मकान के अंदर आपने इलीगल लोगों को रहने दिया और उसके बाद मकान मालिक को पता ही नहीं कि कितने लोग रह रहे हैं और अंत में जो अंदर आए वो वहां पर कब्जा कर बैठ गए, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको सीधे तौर पर अतिक्रमण कहेंगे, सीधे तौर पर घुसपैठ कहेंगे, सीधे तौर पर वहां स्थिति को बदलने और कानूनों का उल्लंघन कहेंगे। राजस्थान की राजधानी दिल के अंदर यही हुआ है। ना जाने कितने अवैध बांग्लादेशी, ना जाने कितने रोहिंग्या सरहद पार करके चोरी छुपे ना जाने किस किस रास्ते से जयपुर पहुंचे और जयपुर के अंदर आकर बस गए। हालात ये हुए कि कई जगहों के डेमोग्राफी को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया। अब सवाल यह कि क्या वाकई में उनको चिन्हित कर वापस भेजा जा सकता है? क्या वाकई में उनकी वजह से ही सड़कों पर जाम है? क्या उन्हीं की वजह से अवैध तरीके से ऑटो चल रहे हैं, रेहड़ी चल रही हैं, और क्या उन्हीं की वजह से क्राइम का रेट जयपुर के अंदर बढ़ रहा है? सवाल बहुत से हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो यहां कर बसे तो उन्हें किसने बसाया? अगर वो यहां कर स्थायी हुए तो उनको स्थायी किसने किया? और क्या जानबूझकर वोट बैंक के चक्कर में उनको यहां बसाया गया ताकि चुनाव को हारा ना जा सके? क्या वाकई में घुसपैठिए के अंदर होने और ना होने के बीच में चुनाव में पार्टियों की जीत और हार टिकी है? आज बात इसी मुद्दे पर, क्या वाकई में घुसपैठिया बिल्कुल कबूल नहीं? कई अवैध रिक्शा भी संचालित हैं। उक्त ई रिक्शा चालकों की पहचान भी की कोई व्यवस्था नहीं है और अंदेशा यह भी है कि अवैध बांग्लादेशी भी इनमें हैं। जयपुर शहर में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका पुनः सत्यापन किया जाएगा और उनको लाइसेंस दिए जाएंगे। ये काम होना ही चाहिए। ये काम इसलिए भी होना चाहिए कि कहते हैं कि किराए पर किसी को मकान दिया जा रहा है तो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। यहां तो सिटी के अंदर, राजधानी के अंदर अगर कोई रह रहा है तो यह पता होना चाहिए कि कौन रह रहा है और कौन नहीं रह रहा। अच्छा, इस दौरान आपको दो शब्द बिल्कुल सही तरीके से जहन में परिभाषित होने चाहिए। एक शब्द है शरणार्थी और दूसरा शब्द है घुसपैठिया। शरणार्थी का मतलब जो भारत सरकार से परमिशन लेकर बाकी देशों में जहां वो प्रताड़ित है वहां से विद परमिशन आए हैं, शरण लेने आए हैं। बाकायदा उनको 10 से 15 साल का वक्त यहां बिताना होता है, उसके बाद वो भारतीय कहलाते हैं। लेकिन दूसरा होता है घुसपैठिया, जो चोरी छुपे रात के अंधेरे में पैसे देकर घुसता है अंदर और उसके बाद गायब हो जाता है। फिर अचानक से किसी एक हिस्से में नजर आता है, कभी टोंक में, कभी अजमेर में, कभी जयपुर के अंदर। उनकी कोई आइडेंटिटी देश की नहीं होती और वो कब क्राइम करके कहां चले जाए कोई उनको पहचान भी नहीं पाता, और इसलिए उनका बाहर होना बेहद जरूरी है। बहरहाल घुसपैठिया नहीं कबूल, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से घुसपैठ हुई है। बांग्लादेशी सिर्फ 15,000 रुपए देकर भारत में एंट्री लेते हैं, फर्जी दस्तावेज के सहारे पहचान बदलकर यहां बस जाते हैं। आपको ध्यान होगा, अजमेर में बांग्लादेशी भाई बहन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनके पास हिंदुस्तान की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। राजस्थान विधानसभा में भी हवा महल के विधायक बालमुकुंदाचार्य ने मुद्दा उठाया था। ई रिक्शा चालकों के अवैध रूप से बांग्लादेशी होने की आशंका जताई गई थी। एक ही नंबर से कई अवैध रिक्शा संचालित हो रहे थे। इन ई रिक्शा संचालकों की पहचान की कोई व्यवस्था नहीं। 2023 में भी हुआ था अवैध रूप से रोहिंग्या बसे होने का खुलासा और जयपुर के कानोता में अवैध रूप से रोहिंग्या बसे हुए थे। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने पर भंडाफोड़ हुआ। अब्दुल गफूर ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया था। भारतीय पासपोर्ट जांच में सारे के सारे दस्तावेज फर्जी पाए गए। अब किसने बनाए, कैसे बनाए, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद उसके पासपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन हमारा सवाल यह, क्या वाकई में उनको चिन्हित किया जा सकता है? क्या वाकई में बताया जा सकता है ये फला आदमी शरणार्थी है, ये फला आदमी घुसपैठिया है और ये घुसपैठिया इस तरीके से घुसपैठ करके आया, इसने घुसपैठ कराई और अब इसको बाहर करके जिसने घुसपैठ कराई उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग साहब।
उपनेता प्रतिपक्ष ग्रेटर नगर निगम के अंदर भरत मेघवाल हमारे साथ मौजूद हैं, स्ट्रीट वेंडर चेयरमैन अरुण शर्मा, और साथ में हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामिनी जी। शुरुआत करना चाहेंगे अरुण शर्मा आपके साथ, जरा बताइए भाई क्या मैकेनिज्म बना है जिसके जरिए आप ये पहचान कर बताएंगे ये फला आदमी घुसपैठिया है, ये फला आदमी शरणार्थी है और ये फला आदमी बाहर से नहीं आया, देश के किसी अन्य हिस्से से आया। देखिए, इसमें हमें अगर पहचानना है तो अवैध जो घुसपैठी है उसमें साफ पता लग सकता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए वहां से कई लोगों को घुसपैठ कराई और यहां बड़े बड़े आधार कार्ड सेंटर, आज भी एक दो आधार के कार्ड सेंटर है वो यहाँ सीतापुरा में चल रहे हैं, तो उनमें उनका आधार कार्ड बना दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें इनको असली में ही चिन्हित करना है तो इनका मूल निवास हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो मूल निवास बनता है वो लगभग 10 साल वहां रहने के बाद में बनता है, और वहां का जो जनप्रतिनिधि हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, वो उनको बनाता है तो उसमें उसके साइन होते हैं, और साइन होते हैं तभी मूल निवास बनेगा। आजकल जिस प्रकार से आधार कार्ड बन रहे हैं उससे तो हमारे नगर निगम की भी हम बात करें तो आए दिन असामाजिक तत्व वहां आते हैं और किसी प्रकार की अप्रिय घटना करके चले जाते हैं। आधार कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं सर? देखिए, आधार कार्ड बनाने के लिए आपको मूल निवास चाहिए और आपकी 10वीं की मार्कशीट आपको चाहिए होती है। कमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मूल निवास है ही नहीं, आधार कार्ड कैसे बना? आधार कार्ड तक मामला नहीं है सर जी। आप मानकर चल रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड भी बना होगा तभी तो लाए गए हैं ना। देखिए, अभी हम बात करें तो आज हमारे जो हवा महल विधानसभा है, जो आदर्श नगर विधानसभा है, वहां पे भी डेमोग्राफिक काफी चेंजेस आए हैं। वो वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सह की वजह से आए हैं, उनकी संरक्षण की वजह से ये सारे अवैध घुसपैठी आ रहे हैं और उनके आधार कार्ड बना दिए नहीं जा रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक कम्युनिटी पलायन कर जाती है और दूसरी कम्युनिटी वहां आकर बस जाती है और पूरा डेमोग्राफिकल चेंज आता है, लेकिन इसमें घुसपैठिए नहीं होते। अब खुद आप ये मान रहे हैं कि भाई आधार कार्ड उनके पास है, खुद आप ये मान रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड उनके पास है, और खुद ये मान रहे हैं कि आधार कार्ड अगर उनका बना है तो मूल निवास प्रमाण पत्र भी उनके पास है, तो भैया घुसपैठिए कैसे हुए? देखिए, उनके पास कोई मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है। हमने तो फर्जी तरीके से आधार कार्ड बने, हाँ, फर्जी तरीके से आधार कार्ड बने हैं और नेताओं के संरक्षण की वजह से ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है कि कैसे वोट बैंक बढ़ाया जाए, और उन्हीं की वजह से ये बढ़े। आधार कार्ड ऑनलाइन बनते हैं जी, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं जी, तो मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया गया होगा ना, तभी बना होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र भी फर्जी है? देखिए, बिल्कुल फर्जी है अगर बने हैं तो, क्योंकि मूल निवास बन ही नहीं सकता है। वहां के जनप्रतिनिधि चाहे वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन उनका होता है, उसके आधार पे ही ये बनाए जाते हैं। तो अभी जो बन रहे हैं वो सब फर्जीवाड़े में थे, लेकिन आने वाले समय में अब नई सरकार बनी है। जामिनी जी, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जमकर सियासत होती है, कंफ्यूजन सिर्फ इस बात का है कि भाई अगर घुसपैठिया है तो घुसपैठिए के पास ना तो आधार कार्ड हो सकता है, ना वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ना मूल प्रमाण पत्र हो सकता है। अगर किसी के पास तीनों ही है तो फिर घुसपैठिया कैसे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी अरुण जी कह रहे थे मूल निवास से नहीं बनता आधार कार्ड। आधार कार्ड बनता है बिजली का बिल और वो जो रह रहा है उसका किरायानामा है उससे, बस दो चीज़ें चाहिए। मूल निवास तो 10 साल बाद बनता है। अब इसमें पूरा गेम है, पूरा एक सेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये, और ये बरसों से चल रहा है, ये आज से नहीं चल रहा है। लेकिन पिछली बार जब से रफीक खान जी विधायक बने हैं तब से कहा जा रहा है कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र मुख्य अड्डा हो गया है। अब उसका वेरिफिकेशन करें। आज तो उनको याद आ रही है बीजेपी वालों को, पहले नेता प्रतिपक्ष थे राजेंद्र राठौड़, तब क्यों नहीं की? आज जैसा हंगामा कर रहे हैं वैसा हंगामा पहले करते। जैसे किरोड़ीलाल मीणा पेपर लीक पर बैठे थे, वैसे ही बीजेपी के नेता रोहिंग्याओं के मामले में बैठते, विपक्ष का धर्म निभाते तो शायद रोक लग जाती। अब सांप निकल गया और लिकटी कूट रहे हैं क्योंकि नगर निगम के रोक लगने का मतलब मैं समझना चाह रहा हूं भाई, घुसपैठिया तो घुसपैठिया है ना सर, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है ना सर, खतरा है ना। देखिए, उसमें तो सबको एक होना चाहिए। देखिए, थ्रेट है, लेकिन थ्रेट वोट से बड़ी नहीं है। हमने देखा पिछले दिनों तेलंगाना में क्या हुआ। महबूब नगर में जब ओवैसी की पार्टी का एक जुलूस निकल रहा था तो उन्होंने तिरंगा पे इस्लामिक कलमा लिख दिया जहां अशोक चक्र होना चाहिए। तो उनका इरादे तो साफ हैं, फिर क्यों उसको झेल रहे हैं? क्यों नहीं करती भारत सरकार? आज तो कह रहे हैं, खर्रा साहब कह रहे हैं 3 बच्चों पे हम रोक लगाएंगे। अरे भैया, आपकी 10 साल ऊपर सरकार थी, अब तीसरी बार बने हो आप पहले ही लिया थे 2 बच्चों का कानून। किसने रोका था आपसे? किसने कहा था समान नागरिक संहिता मत लाओ? सुरेश गर्ग साहब, भाई मुद्दे उठाना एक अलग बात है, एग्जीक्यूट करना एक अलग बात है, और उसका परिणाम निकाल कर देना एक अलग बात है। सर, हो हल्ला बहुत जोर जोर से होता है, होता कुछ नहीं है।
क्या विजेंद्र जी, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि घुसपैठियों को रोकना अच्छी बात है या नहीं है। अगर आज राजस्थान के अंदर घुसपैठिए हैं और जिससे राजस्थान के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, आपने देखा होगा पिछले 5 साल से राजस्थान के अंदर क्राइम, जगह जगह क्राइम, अतिक्रमण, आपने देखा होगा जयपुर शहर के अंदर जगह जगह क्राइम बना हुआ है, जगह जगह अतिक्रमण हो रहे हैं। तो उसको रोकने का सरकार का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है और हम यहाँ पे जो भी घुसपैठिए उनको यहाँ पे रहने नहीं देंगे, उनको वापस भेजेंगे। जो भी घुसपैठिया, जो भी अवैध घुसपैठिया शहर में होता है, प्रदेश में होता है, देश में होता है सर। देखिए सोलंकी जी, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ और जयपुर की बात कर रहा हूँ। मैं राजस्थान के अंदर और जयपुर की बात करता हूँ कि अगर जयपुर के अंदर क्राइम बढ़ रहा है तो उसके अंदर घुसपैठियों का योगदान बहुत ज्यादा है। घुसपैठिया किसको मान रहे हैं? हरियाणा से आ गया वो घुसपैठिया, पंजाब से आ गया वो घुसपैठिया, कौन घुसपैठिया? के बाहर से जो रोहिंग्या यहाँ पे बसे हुए हैं उन्होंने यहाँ पे क्राइम बढ़ा रखा है। आज आप देखिए जगह जगह आदर्श नगर विधानसभा के अंदर विधानसभा में देखिए, यहाँ पे आप लाल कोठी के अंदर देख लीजिए किस तरह से ठेले वालों ने अतिक्रमण कर रखा है, जनता को परेशान पूछ रहा हूं ना भाई, आप बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए घुसपैठिया कहां से आया? हरियाणा से आया, पंजाब से आया, मध्य प्रदेश से आया, गुजरात से आया या बांग्लादेश से आया? देखिए सोलंकी जी, जहां से भी आए हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। जहां से भी आए उनको वापस भेजेंगे। यहाँ पे जो भी क्राइम बढ़ रहा है उस क्राइम को रोकेंगे। अब जानते हैं सर, घुसपैठिया नेशनल इशू है सर, स्टेट इशू नहीं है घुसपैठिया, नेशनल इशू है, ये नेशनल थ्रेट है। जो बॉर्डर लगता है ना सर, उसको राजस्थान प्रोटेक्ट नहीं करता है, उसको देश प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पे चोरी छिपे यहाँ पे आ रहे हैं और किस तरह से माहौल को खराब किया जा रहा है। आप देखिए राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, उस चीज को आप देखिए ना। अगर उसको रोक रही है राजस्थान की सरकार, सबसे बड़ा इशू ये है साहब, हिंदुस्तान का सबसे बड़ी इशू करके आए है हैं, बॉर्डर की सिक्योरिटी काम नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है सर। ये नेशनल जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें केंद्र सरकार का है। फिर अगर आए हैं तो फिर केंद्र सरकार भी फेलियर है, काम कर रही है। अगर केवल रफीक खान फेलियर नहीं है, केवल आपकी केंद्र सरकार भी फेलियर है। अपने स्वार्थ के लिए उनको एंट्री करते हैं, स्थानीय नेता जो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, तो वो सुरेश गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब, आप समझ रहे क्या कह रहे हैं? आप सीधे सीधे उन नेताओं को देशद्रोही कह रहे हैं। भाई अगर किसी घुसपैठिए को इलीगल तौर पर, आप समझ रहे मेरी बात को? आते हैं तो आप सुरेश गर्ग साहब, अरे सर सुनिए ना, उनको शाबाशी देंगे सुरेश गर्ग साहब, आप समझ रहे? अरे नहीं सर, भाई अगर किसी को राजस्थान में उन घुसपैठियों की वजह से क्राइम बढ़ रहा है, सुरेश गर्ग साहब आप समझ ही नहीं रहे बात को सर। हम यहाँ राजस्थान, अरे सर ये छोटा इशू नहीं है, अवैध गतिविधियां करने वाले उनको सबको बाहर करेंगे। सुरेश गर्ग साहब ये छोटा इशू नहीं है। घुसपैठिए इलीगली आपके स्टेट के अंदर देश के बॉर्डर को क्रॉस करके आ गए, अगर किसी नेता ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई तो सर आप जानते हैं यूएपीए का केस है, आप जानते हैं जी। यही हम कर भरत मेघवाल, मैं यही भरत मेघवाल, अगर कोई घुसपैठिया है और किसी एक सरकार के टाइम में इलीगली वो एंट्री कर गया, अगर उसको चिन्हित कर बाहर निकाला जाएगा तो क्या कांग्रेस साथ खड़ी है? बिल्कुल। देखिए कांग्रेस कभी भी देश की सिक्योरिटी के साथ बिल्कुल इस तरीके से नहीं रह सकती कि कोई घुसपैठिया अगर इस देश में घुसे हम उसका साथ दें। लेकिन देखिए विजेंद्र जी, देखने की बात यह है कि सबसे पहले एंट्री कहां से होगी? उनकी किसी बाहरी देश से भारत के अंदर एंट्री होगी। तो जो 10 साल से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी विफलता वहां पहली तो सिद्ध होती है। रही बात दूसरी डॉक्यूमेंटेशन की, आधार कार्ड किसके पास है? आधार कार्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखती है। आपने देखा होगा कि राजस्थान के भी बॉर्डर पर हमने देखा कि फर्जी आधार कार्ड कैसे बने, पैर की उंगली को उल्टा करके उन्होंने उसको थंब इंप्रेशन दिया और उसको क्लियरेंस मिल जाती है और आधार कार्ड बन जाता है। हैंड टू हैंड हमने देखा है कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ। इन्होंने भी बात कही कि वोटर आईडी बन जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन डिपार्टमेंट किसके पास है? बीएलओ क्या कर रहे थे? ईआरओ क्या कर रहे थे? आप अपनी विफलताओं को दूसरों के ऊपर मोड़ने का काम जो कर रहे हैं गर्ग साहब, मुझे लगता है उससे बेहतर होता कि आप इसको आइडेंटिफाई करते, प्रोटेक्ट नहीं करें, रोहिंग्या मुसलमानों को प्रोटेक्ट नहीं करें, आप उसका विरोध करें कि जो राजस्थान के अंदर क्राइम बढ़ रहा है उसमें रोहिंग्या मुसलमानों का योगदान है, उसका विरोध करें। आप उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उनका विरोध कर रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर और जयपुर के अंदर जिस तरह से अतिक्रमण कर रखा है, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए आपको समर्थन करना चाहिए, लेकिन आप उनका समर्थन कर रहे हो। आपको उनका विरोध करना चाहिए, लेकिन आप विरोध नहीं करोगे क्योंकि आपका वोट बैंक है। वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो आप, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी और जहां पे भी ये जो क्राइम है उनको खत्म करेंगे हम लोग। सुरेश गर्ग साहब चलिए एक एक करके बात करते हैं। आधार कार्ड किसके अंडर आता है, सेंटर के या स्टेट के?
सीधा सीधा बताइए सोलंकी जी, सेंटर या स्टेट? मैं आपको चलो एक चीज अरे सर, बताता हूं। सेंटर या स्टेट? मैं आपको इसी का एक जवाब देता हूं। वोटर आईडी सेंटर या स्टेट किसके अंडर आता है? 2014 के अंदर हमारी जब सरकार आई थी, गैस एजेंसी के कनेक्शन 5 करोड़ फर्जी कनेक्शन हमारी सरकार आने के बाद में बंद किए। 20,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का लेना देना है उसका इससे? वो हमने बंद किया है। लेना देना है हमारी सरकार आने के बाद में जो इस तरह का हमने जो और उनको फर्जी वालों को रोकने के काम किए, हम निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। साहब वेलकम कर रहे हैं सर, आप निकालिए ना सबको बाहर जो इलीगल है। निश्चित रूप से निकालेंगे। रोहिंग्या मुसलमान जो भी यहाँ पे है उसको निश्चित रूप से हम निकालेंगे, कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है रोहिंग्या मुसलमानों उनको निकालेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अरुण शर्मा, कांग्रेस वाले अरुण शर्मा की वजह से उस पर सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं बताइए है। कि भाई अगर एक आदमी के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम उसको घुसपैठिया मानेंगे, शरणार्थी नहीं मानेंगे और उसको बाहर कर देंगे। अच्छा ये भी बताइए कि भाई कैसे घुसपैठिया है, कैसे वो शरणार्थी है, कैसे तय होगा? देखिए, हम देखते हैं कि हमारे जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है उनका नियंत्रण रहता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है कई जगह बीजेपी की नहीं है, तो वहां से वो जो घुसपैठियां हैं वो एंटर करते हैं और धीरे धीरे थोड़े समय एक स्टेट में रहते हैं, थोड़े समय दूसरे स्टेट में रहते हैं। जी बी प्रैक्टिकल सर, जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर जी उसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ कंट्रोल करती है सर, बीएसएफ। और बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंडर आती है, किसी स्टेट के अंडर नहीं आती है। देखिए, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, लेकिन वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है वो उनको एंटर कराती है। फिर अब वो कैसे मिलीभगत करती है? आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट आप बीएसएफ को क्वेश्चन कर रहे हैं? बीएसएफ को क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ बीएसएफ मिल जाती है और घुसपैठियों को एंट्री देती है। जहां पर गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं है वहां पर इस प्रकार की गतिविधियां हुई। जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें हम, तो वहां पे भी अभी हमने देखा कि कई लोग घुसपैठी आए हैं और वहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस काफी आए हैं। वैसे किसका फेलियर है? किसका फेलियर? ये तो स्टेट गवर्नमेंट का ही है वहां का। मतलब कोई बॉर्डर के अंदर एंट्री कर जाए, देश के बॉर्डर के अंदर, वो स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर हुआ आपके हिसाब से? नहीं, वैसे तो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन वहां की जो अभी जैसे बीजेपी की जहां जहां सरकार है वहां पे ऐसा नहीं हो रहा। अरे सर कमाल कर रहे हैं भाई, वहां नहीं हो रहा ऐसा जहां पर। जी मैं इसमें कहना चाहूंगा कि बीजेपी के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये अयोध्या आ रहे और फिर बद्रीनाथ आ रहे, इसीलिए आ रहे कि जनता को नहीं आ रहे थे, फैजाबाद आ रहे थे। हाँ, फैजाबाद आ रहे, वो कारण वही वो है किसी प्रकार। देखिए, लेकिन यही कारण है कि सच को स्वीकार नहीं करते। सच्चाई है कि सेंटर का इश्यू है पूरी तरह। अवैध लोग एंट्री करते हैं तो सेंटर उसको कंट्रोल करती है। अब इनकी हालत यही है। ऐसे ही अब आप देखिए, उपचुनाव जीतने की बातें करते हैं आप, देवली उनियारा में 22,000 जाट हैं और राजेंद्र राठौड़ को प्रभारी बना रहे हैं, और जो इनका गोविंद डोटासरा तोलिया घुमाएगा और चुनाव हार जाएंगे 22,000। राहुल कस्बा प्रचार करेगा। मेरा वो मुद्दा ही नहीं है कि भाई बाई इलेक्शन कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। मैं इस वक्त देश के लिए डिबेट कर रहा हूं क्योंकि ये इशू देश का है सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये जयपुर का इशू है। जयपुर का नहीं है सर। जब जयपुर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे ना सर, तो वो देश के अंदर हुए थे, जयपुर के अंदर नहीं हुए थे। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपने शुरुआत में एक नेता का नाम लिया, मैं तो नहीं लूंगा सर, लेकिन आपने कहा कि फला नेता है और फला नेता की वजह से वहां पर बहुत तेजी से वोटर आईडी कार्ड बन गए, बहुत तेजी से आधार कार्ड बन गए। क्या वाकई में एक विधायक या पूर्ववर्ती विधायक या पूर्ववर्ती सरकार की इतनी ताकत होती है कि वो आधार कार्ड के सिस्टम को बाईपास करा दे, वोटर आईडी के सिस्टम को बाईपास करा दे, और एक इलीगल जो एंट्री कर रहा है उसको यहां का स्थायी आदमी बताते उसे वोट डलवा दे? एमएलए को बहुत पावर होती है और एमएलए के अंडर में कर्मचारी होते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉलोनी में इनका एक पूरा कोकस होता है, वो उन्हें रेजिडेंस जो उनका किरायानामा बना के देता है और उन्हीं के बिजली के बिल से आधार कार्ड बनते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक्ट में संशोधन करें कि उसका वेरिफिकेशन पहले हो। आधार कार्ड कोई ले जाके आप किरायानामा दे दो और एक अपने बिजली का बिल ले जाके दे दो, बना देते हैं। तो सबसे पहले तो सिस्टम में दोष है। एक मिनट सर, एक मिनट। मैं आज ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दर्शकों को पता चले कि भाई घुसपैठिया चिन्हित कैसे होगा। विजेंद्र जी, इसमें एक जामिनी जी, भाई शरणार्थी भी तो है ना, देश में शरणार्थियों की व्यवस्था है, तो क्या कोई शरणार्थी बनकर जब आता है तो उसको भारत सरकार की तरफ से स्पेशल कोई सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई ये शरणार्थी है, फला आदमी है? ऐसा होता है? बिल्कुल। जो शरणार्थी आता है उनका अलग से कैंप बनाया जाता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है और जो जिला मुख्यालय होता है, जिला कलेक्टर को और जिला एसपी को सूचना दी जाती है। लेकिन ये जो लोग आते हैं ये एक कम्युनिटी के थ्रू आते हैं और उस कम्युनिटी में पूरा उनका प्रोटेक्शन होता है और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन होता है, और जो ही वो कलेक्ट्री में जाते हैं फोन होके जाता है। अब कलेक्ट्री तो किसके अंडर में है सबको पता होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। तो इस तरीके से उनका आधार कार्ड बनता है और आधार कार्ड बनने के बाद में सारी चीजें, भारत में आधार कार्ड ही सबसे बड़ा कार्ड है। ठीक है भरत मेघवाल, अब मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं।
अगर किसी को चिन्हित किया जाता है, बेशक उसके पास आधार कार्ड है, बेशक उसके पास वोटर आईडी कार्ड है और बेशक उसने बीते 2-3 साल में जितने चुनाव हुए उसमें अपने वोट का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर उसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र भारत के किसी भी हिस्से का अगर नहीं है और उसके पास शरणार्थी सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि भाई वो घुसपैठिया हुआ। अगर उसको घुसपैठिया मानते हुए बाहर किया जाएगा तो कांग्रेस वेलकम करेगी। देखिए, बिल्कुल अगर कोई घुसपैठिया है और वो किसी भी अवैध तरीके से इस देश के अंदर घुसता है और उसे बाहर किया जाएगा तो कांग्रेस वेलकम करेगी। लेकिन दूसरी चीज आपने ये कही, बहुत ऐसे प्रैक्टिकल चीजें होती है जिसके अंदर उसका मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। पहली चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी तय हो। अकाउंटेबिलिटी किसकी? जिस अधिकारी ने उसको बनाया। किसी की अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। अगर कोई फर्जी आधार कार्ड या अगर कोई फर्जी वोटर आईडी बनता है तो उसके ऊपर जिस भी अधिकारी ने उस समय बनाया उसको सस्पेंड किया जाए, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। आप देखिए अपने आप बनने बंद हो जाएंगे। किरायानामा अगर कोई देता है कि भाई जब भी कांग्रेस की सरकार होती है कई मिशनरीज एक्टिव हो जाती हैं, इस तरीके की जो इलीगल एंट्रेंस है वो बढ़ जाती है। क्या महज इत्तेफाक है? देखिए विधानसभा के चुनाव के अंदर पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। अरे आप कानून संगत होकर काम करिए ना, क्यों नहीं करते? अगर कोई किरायानामा देता है तो पुलिस से करवाइए ना वेरिफिकेशन, क्यों ऑनलाइन हो जाते हैं? हमने देखा बाड़मेर में पैर के अंगूठे से आधार कार्ड बन रहे थे, पैर के अंगूठे से आधार कार्ड बन रहे थे, आप देखिए पैर के किस अंगूठे तरह से ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं। ऑनलाइन सिस्टम है आपका, अगर उस ऑनलाइन सिस्टम कितने लोगों को फंसाने का और उनको वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, इस तरह का इन लोगों ने फर्जीवाड़ा का काम किया था। किस तरीके से उसमें फर्जीवाड़ा होता है। 5 साल तक राजस्थान के अंदर केवल क्राइम बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया। केवल राजस्थान में क्राइम बढ़ाया और उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान की जनता परेशान हो रही है, जयपुर की जनता परेशान हो रही है। देखिए 6 महीने की सरकार से, देखिए 6 महीने की सरकार से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से एक घर में हमें मुसलमानों को बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया, फर्जी आईडी के माध्यम से उनको बचाने का काम किया। हमारे पास जिम्मेदारी अभी आई है, हमारे पास अभी जिम्मेदारी आई है, लेकिन आपकी तो 5 साल से एक मकानों में 7-7 भरत मेघवाल जरा बताइए भाई कितने रोहिंग्या वोटर्स, एक मिनट सर, कितने रोहिंग्या वोटर्स 2023 के चुनाव में वोट डाल रहे थे क्या जयपुर के अंदर? क्या इसका कोई वो है, पैरामीटर है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे? अगर ये पता लग जाए भाई, अरे सर यही पता लग जाएगा, अरे सर यही पता लग जाएगा। एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, एक मिनट सर, एक मिनट भाई, हमारी सरकार आई है, हम हटाएंगे सुरेश गर्ग साहब, हमारी सरकार आई है, हम हटाएंगे उनको, हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपने 100 गज के मकान के अंदर 100-700 आदमी को वोटर आईडी कार्ड, एक मिनट, लेकिन एक मिनट सर, सुरेश गर्ग साहब एक मिनट, भरत जरा, भरत एक मिनट खारिज किया है अरुण, एक मिनट जी। भरत मेघवाल, मेरा सवाल आपसे यह है कि भाई 2018 में कितने वोटर थे और उसमें रोहिंग्या वोटर्स की संख्या 2023 में कितनी ज्यादा हुई? अरे सर अगर यही पता होगा तो आइडेंटिफाई नहीं हो जाएंगे क्या? कमाल कर रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूं सर, आपके पार्टी के नेता के मुंह जुबानी होगा कि कितने बड़े हैं कितने नहीं बड़े हैं। मिथिलेश जामिनी जी, एक मिनट मिथिलेश जामिनी जी, भाई ये तो मोटा मोटा आंकड़ा होगा ना कि कितने वोटर कितनी तेजी से शिफ्ट हुए हैं, वो एक मोटा आंकड़ा तो होगा। निश्चित रूप से जब सर्वे होता है इसमें चेकलिस्ट बनाई जाती है और हर बार सर्वे होता है। बीएलओ घर घर गए होंगे तो बीएलओ ने क्या कार्रवाई करी, जो ईआरओ उनके ऊपर लगे थे उन्होंने क्या कार्रवाई करी, जो स्टेट के इलेक्शन ऑफिसर बने थे उन्होंने क्या, अरे आपने सपोर्ट किया उनको, आपने सपोर्ट किया, यही हुआ ना। कभी एक घर के अंदर 700 आदमी 500 आदमी, जिस घर के अंदर एक छोटे से मकान के अंदर अगर 700 आदमी मिल रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है? ये बताइए कैसे पॉसिबल है? आपने क्यों नहीं कार्रवाई की जब आपकी सरकार थी? आपकी सरकार की जाइए कार्रवाई क्यों नहीं की जब एक ही घर के अंदर इतने लोग मिल रहे हैं तो? ठीक है, एक मिनट, मिथिलेश जामिनी संरक्षण उनको प्राप्त है। भारत, एक मिनट मिथिलेश जामिनी जी, एक मोटा आंकड़ा तो मिल ही सकता है ना इससे? देखिए विजेंद्र जी, अगर नियत सही हो तो हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सबको वोट इंपॉर्टेंट है। अब अचानक नगर निगम जाग गया, पहले तो खुद ही सौम्या गुर्जर को लेकर नगर निगम और निम्बाराम जी पे आरोप लगे, उससे खुद ही लड़ रहे थे। अब अचानक चुनाव सिर पे आए तो इनको लगा कि अपना मास्टर कार्ड स्ट्रोक क्या है, तो पहले तो हल्का हलाला और झटका का आइटम निकाल के लेके आए और अब एक नया आइटम लाए, क्योंकि ईमानदारी से क्या आइडेंटिफाई करके आप अगली डिबेट इनसे पूछ लीजिए
कि ठीक है इतने दिनों अरुण में शर्मा, आप लोगों को अब मुझे निकाल रहे हैं। प्रोग्राम क्लोज करना है, जरा बताइए कितने दिन? मैं 2 एक महीने, महीने 1 मिनट सर, 2 महीने 4 महीने आप स्ट्रीट वेंडर के चेयरमैन है सर जी। गंभीरता से बताइएगा जी, जी, जी। कितना वक्त चाहिए इनको चिन्हित करके और बाहर करने के लिए आपको? मैं 1 महीने में आपको यहीं पे दोबारा जब डिबेट होगी, जब पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में तो मीटिंग मैं हो रही आपको है। लेके आऊंगा, वो भी आप लोगों के कारण ही। आज हमारी जो मीटिंग हुई थी, टाउन वेंडिंग कमेटी की लास्ट मीटिंग कब जो हुई थी? आज इनकी वजह से जब हमारी स्ट्रीट वेंडर्स की जो कमेटी बनी, अरुण शर्मा, अगर आप 1 महीने में घुसपैठियों को बाहर करेंगे, यही इसी प्रोग्राम के अंदर हम डिबेट करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया भरत, आपका भी शुक्रिया, मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया, और सुरेश गर्ग जी आपका भी शुक्रिया। ये देश किसी पार्टी का नहीं है, ये प्रदेश भी किसी पार्टी की नहीं है, और कोई विधानसभा भी किसी पार्टी की नहीं है। वो विधानसभा भी वहां की जनता की है, ये स्टेट भी जनता की है, और ये देश भी जनता का है। एक नेता बिल्कुल इस प्रदेश की विधानसभा को अगर एक मकान मान ले तो किराए पे रहने आता है, उसको ये बिल्कुल हक नहीं कि वो किसी को इलीगल वहां बसा दे और वहां का नागरिक बना दे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ जयपुर का नहीं है, ये राजस्थान का भी नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। नमस्कार। कई अवैध रिक्शा भी संचालित हैं। उक्त ई रिक्शा चालकों की पहचान भी की कोई व्यवस्था नहीं है, और अंदेशा यह भी है कि अवैध बांग्लादेशी भी इनमें हैं। जयपुर शहर में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका पुनः सत्यापन किया जाएगा और उनको लाइसेंस दिए जाएंगे।